हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम अपना जो चैप्टर नंबर 2 है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है, ओवरहेड अकाउंटिंग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ओवरहेड अकाउंटिंग ये क्या है, इसके बारे में पहले हम समझेंगे। The ultimate aim of overhead accounting is to absorb in product units produced by the firm. Absorption of overhead means charging each unit of product with equitable share of overhead expenses. In other words, as overheads are all indirect cost, it becomes difficult to charge them to the product units. In view of this, it becomes necessary to charge them to the product units on some equitable basis, which is called as absorption of overheads. The important steps involved in overhead accounting are as under. पिछले लेक्चर में हमने ये ओवरहेड की कंसेप्ट उसके बारे में डिस्कशन किया है और ओवरहेड की कंसेप्ट अब हमें समझ में आई है। क्या है ये ओवरहेड की कंसेप्ट? जनरली इट इज़ अ कॉस्ट विच इज़ अबव प्राइम कॉस्ट, यानी कि जो प्राइम कॉस्ट है उसके ऊपर की जो कॉस्ट है उसको ओवरहेड कहते हैं। जनरली उसको ऊपरी लागत ऐसे भी कहा जाता है। जो ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओवरहेड। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? ओवरहेड कहा जाता है। तो अब जब हमने कॉस्ट शीट का डिस्कशन किया, कॉस्ट शीट हमें मालूम है, कॉस्ट शीट में हमने देखा हम क्या करते हैं। कॉस्ट शीट में जनरली थ्रू कॉस्ट शीट वी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर सर्विस की जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट हम कॉस्ट शीट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और उसमें हमें ये दिखाई देता है कि पहला जो पार्ट है वो पहला पार्ट कौन सा होता है? प्राइम कॉस्ट का होता है, कि जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? ओवरहेड का होता है। हम पहले प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड ऐड करते हैं, और लास्टली जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड वो ओवरहेड हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये ओवरहेड पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में या पर्टिकुलर जो कॉस्ट यूनिट है उस यूनिट में ऐड होना क्या होता है? जरूरी होता है। उसको जनरली क्या कहा जाता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऐसे कहा जाता है। तो ये एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ये ओवरहेड अकाउंटिंग की लास्ट स्टेप है। तो ओवरहेड अकाउंटिंग की जो स्टेप्स है, अगर हमें ओवरहेड प्रोडक्ट को चार्ज करने हैं, प्रोडक्ट का जो यूनिट है उस यूनिट में अगर हमें ये टोटल ओवरहेड चार्ज करने हैं, तो ओवरहेड एक अकाउंटिंग की क्या होती है? प्रोसीजर होती है। ये अकाउंटिंग की प्रोसीजर क्या है? पहले क्या किया जाता है? नंबर 1, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। सेकंड में एलोकेशन, apportionment and reapportionment of overheads, and third step, absorption of overhead. As mentioned above, the ultimate of overhead accounting is to absorption in the product units. This is extremely important as accurate absorption will help in arriving at accurate cost of production. Overheads are indirect cost, and hence there are numerous difficulties in charging the overheads to the product units. ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऐड करने में थोड़ी जो कठिनाई है, वो कठिनाई जो एप्रोप्रिएट एलोकेशन है, एप्रोप्रिएट एब्सॉर्प्शन है, लॉजिकली वो होना ज़रूरी होता है। नहीं तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट गलत हो सकती है, और जिसके आधार पर हम उसकी जो प्राइस डिफाइन करते हैं वो प्राइस भी एज
जो कॉम्पिटिटर है आपका, यानी कि बिजनेस का जो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसके बराबर, उसके प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर अगर एक कॉस्ट नहीं आती तो कंपटीशन में अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पीछे हो सकता है। तो इसके लिए ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है यानी कि ओवरहेड की कॉस्ट है, एक्यूरेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होना चाहिए, उसका एब्सॉर्प्शन होना जरूरी होता है। तो एब्सॉर्प्शन होने के लिए ओवरहेड अकाउंटिंग में पहले क्या करना पड़ता है, कलेक्शन करना पड़ता है। तो एक कलेक्शन की कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कशन करेंगे। सो कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स collection is the process of recording each atom of cost in the records maintained for the purpose of ascertainment of cost of each cost center or unit. Collection of overheads means the collection of various items of overheads under suitable account heading and a unique standing order number or cost account number. सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ईच एटम ऑफ कॉस्ट इन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यानी कि ये क्या है, ओवरहेड अकाउंटिंग एक सिंपल है। ये ओवरहेड रिकॉर्ड करने के लिए ओवरहेड का ईच एटम, हमने ओवरहेड देखे 4 कैटेगरी में, यहाँ ओवरहेड हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे इसका, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से ओवरहेड आते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड में कौन से ओवरहेड आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स में कौन से ओवरहेड आते हैं, ये यहाँ हमें क्या करना होता है, जानना होता है। तो जो कॉस्ट को असर्टन करना है, असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर और यूनिट, यानी कि हर एक कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ओवरहेड्स मेंटेन किए हैं, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ओवरहेड मेंटेन करना और उसको ट्रेस करना, जनरली क्या कहा जाता है, उसको कलेक्शन ऑफ ओवरहेड कहा जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जनरली कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स मीन्स कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम ऑफ ओवरहेड अंडर सुटेबल अकाउंट हेडिंग। तो इसके लिए एक सुटेबल अकाउंट हेडिंग जो है और जो यूनिक स्टैंडर्ड ऑर्डर नंबर जो है वो क्या किया जाता है, एक तैयार किया जाता है, या फिर कॉस्ट अकाउंट नंबर एक तैयार किया जाता है। उसके थ्रू ये जो ओवरहेड्स है, ये ओवरहेड्स क्या किए जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं। सो द फॉलोइंग आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। सो अब ये जो ओवरहेड है ट्रेस करना, उसको कलेक्ट करना, ये कलेक्ट करने के लिए जो सोर्सेस है बिजनेस में, वो सोर्सेस कौन से होते हैं, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट हमें यहाँ मालूम होना चाहिए। तो पहला सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, स्टोर रिक्विजिशन। हमने एसवाई में स्टोर रिक्विजिशन के बारे में पढ़ा है। उस स्टोर रिक्विजिशन से हम जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। देन जो वेज शीट है, वेज शीट का मतलब क्या है, जो भी वर्कर्स है वो वर्कर्स को जो पेमेंट दिया गया है प्रोडक्शन के हिसाब से या फिर उनको डेली वेजेस के हिसाब से, उस पेमेंट की जो शीट है उसको वेजेस शीट कहा जाता है। तो इस वेज शीट से जनरली जो लेबर से रिलेटेड ओवरहेड है वो हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। देन जो कैश बुक है, ये कैश बुक तो एक क्या है, कॉमन डॉक्यूमेंट है कि जिससे हर एक ओवरहेड हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी कैश पेमेंट हुआ है ऑटोमेटिकली उसकी जो जर्नल एंट्री है वो कैश बुक में की गई होती है। तो उस कैश बुक से नंबर ऑफ ओवरहेड्स क्या किए जा सकते हैं, कलेक्ट किए जा सकते हैं। देन परचेस ऑर्डर एंड इनवॉइसेस, जो भी परचेस ऑर्डर्स इशू किए गए हैं, जब भी परचेस ऑर्डर रिसीव होते हैं उनके इनवॉइसेस मिलते हैं, उन परचेस ऑर्डर या इनवॉइसेस से हम मटेरियल से रिलेटेड जो ओवरहेड्स है वो ओवरहेड्स हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। देन जो जर्नल एंट्रीज है, बिजनेस में जो अकाउंटिंग
रिकॉर्ड जो मेंटेन किया होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के तहत, उस जर्नल एंट्री से भी ओवरहेड क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। और जो अदर रजिस्टर से या अदर रिकॉर्ड से उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, ये जो ओवरहेड से ये ओवरहेड्स कलेक्ट किए जाते हैं। क्या है, ओवरहेड को एक गैदर करना, ओवरहेड को एक हेड पर हमें क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल नंबर ऑफ मटेरियल्स इनडायरेक्ट मटेरियल में ऐड होते हैं। ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, एज ओवरहेड्स काउंट करना पड़ता है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए जो भी प्रोसीजर यहाँ अप्लाई की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स बोलते हैं। और ये कलेक्शन इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बिजनेस में किया जाता है। सो सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द नेचर ऑफ ओवरहेड्स आर इन्यूमरेटेड एज बिलो। सो ये जो सोर्स के डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट से कौन से ओवरहेड हम कैच कर सकते हैं या फिर ट्रेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इसका एक क्या है, टेबल है। देखो, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जनरली जो मटेरियल रिक्विजिशन है, उस मटेरियल रिक्विजिशन के थ्रू इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रेस किया जाता है। पावर एंड लाइट, ये जो ओवरहेड है फैक्ट्री से रिलेटेड, उसको मीटर रीडिंग के थ्रू, जो मीटर है होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके थ्रू हम मीटर रीडिंग के थ्रू ये पावर एंड लाइट का ओवरहेड फाइनल कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस जो है उसको अगर हमें कलेक्ट करना है तो जो टाइम कार्ड है, पेरोल्स है, वेज एनालिसिस है, उसके थ्रू ये जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो कर सकते हैं। जो सैलरीज है, जो सैलरीज शीट है, उससे ये ओवरहेड कलेक्ट किए जाते हैं। जो डेप्रिसिएशन है, जो प्लांट रजिस्टर है, मशीनरी का रजिस्टर है, उससे हम ये कलेक्ट कर सकते हैं। देन रेट से, लीज एग्रीमेंट जो रहता है, उस लीज एग्रीमेंट से हम जो रेट से उसका कलेक्शन कर सकते हैं। और एक है जो रेट्स है, लोकल गवर्नमेंट असेसमेंट जो रहता है, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, उसका जो असेसमेंट है, उस असेसमेंट से हम ये रेट्स भी क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑफिस स्टेशनरी है, वो सप्लायर्स का जो इनवाइस है, सप्लायर ने जो स्टेशनरी सप्लाई की है उसका जो इनवाइस है, उस इनवाइस से हम ये ऑफिस स्टेशनरी क्या कर सकते हैं, उसके अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। जो पोस्टेज है, जो पोस्टेज बुक है, उससे हम ये क्या कर सकते हैं, ओवरहेड कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्शन का मतलब क्या है, जो भी ओवरहेड्स बिजनेस में इनकर हुए हैं उनको पहले हमें क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। कितने ओवरहेड पेड किए गए हैं, ओवरहेड का एक्सपेंडिचर कितना है, वो पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। तो एक कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट से हम ये ओवरहेड क्या करते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर द पर्पज ऑफ ओवरहेड अकाउंटिंग, collection of overhead is very important. It is necessary to identify the indirect expenses, and the above mentioned source documents are used for this. Proper collection of overhead expenses will help to understand accurately the total overhead expenses. मैंने पहले कहा है कि अगर हमें बिजनेस के टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस एक्यूरेटली अगर फाइंड करने हैं, जानने हैं, तो इसके लिए प्रॉपर ओवरहेड का कलेक्शन होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसके लिए ओवरहेड अकाउंटिंग की ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या की जाती है, मानी जाती है। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो कलेक्शन के बारे में हमने देखा। कलेक्शन का मतलब क्या है, जनरली जो ओवरहेड्स डिस्पर्स नेचर में होते हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या है, ऑफिस के रिलेटेड ओवरहेड ऑफिस के रिकॉर्ड में मिलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो ओवरहेड्स है, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ मिलते हैं। प्रोडक्शन के रिलेटेड जो ओवरहेड्स होते हैं, वो हमें जो प्रोडक्शन का लोकेशन है, यानी कि जो फैक्ट्री है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं। और ये सब ट्रेस आउट करने के बाद, यानी कि इसका सब कलेक्शन होने के बाद, अब हमें क्या मिलता है, जो टोटल ओवरहेड्स है बिजनेस के, वो टोटल ओवरहेड्स हम कलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, जानते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसका हमें क्या करना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है। तो ये एलोकेशन की कंसेप्ट अब यहाँ हम क्या करेंगे, समझेंगे। एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स विथ कॉस्ट सेंटर। एन एक्सपेंस which is directly identifiable with a specific cost center is allocated to that
cost center. Thus, it is allotment of whole atom of cost to a cost center or cost unit. ठीक है, अब यहाँ हम इस 3 लाइन से ये एलोकेशन की कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. क्या है? एलोकेशन इज द प्रोसेस. सो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स विथ कॉस्ट सेंटर. यानी कि बिजनेस के जो नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर है, उस नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर को, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर के जो ओवरहेड्स है उसको आइडेंटिफाई करना. स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड जो स्पेसिफिक ओवरहेड है उसको आइडेंटिफाई करना, इसको जनरली क्या कहा जाता है? एलोकेशन कहा जाता है. तो इसमें क्या होता है? एन एक्सपेंसेस दैट इज ओवरहेड विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल विथ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर. यानी कि पर्टिकुलर ओवरहेड पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है. यानी कि अगर हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ओवरहेड इस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का है, तो उस स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर को वो ओवरहेड क्या किए जाते हैं? एलोकेट किए जाते हैं. दस इट इज अलॉटमेंट ऑफ होल एटम ऑफ कॉस्ट दैट इज ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. तो ये लास्ट की लाइन हमें एलोकेशन की कंसेप्ट क्लियर करती है. तो क्या है? इट इज अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का मतलब क्या है? उसको अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट उस कॉस्ट सेंटर को क्या करना है? ऐड करना है. यानी कि उस कॉस्ट सेंटर का ये पर्टिकुलर ओवरहेड है, वो उसको क्या करना है? अटैच करना है. उस कॉस्ट सेंटर की जो टोटल कॉस्ट है उस कॉस्ट को काउंट करने के लिए ये जो ओवरहेड है उसको डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई करके उसकी कॉस्ट में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. यानी कि होल एटम ऑफ कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड, पूरा जो ओवरहेड का एटम है, यानी कि पूरे जो ओवरहेड है उसकी जो अमाउंट है उस कॉस्ट सेंटर को और उस कॉस्ट यूनिट को अलॉट करने की जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? एलोकेशन कहा जाता है. सो ये जो CMIA है उसने, इस इंस्टीट्यूशन ने इसकी क्या डेफिनेशन की है? देखो, द चार्जिंग ऑफ डिस्क्रेट आइडेंटिफिएबल एटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. यानी कि जो ओवरहेड के एटम है वो एटम पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट को या फिर पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को, यानी कि स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर को चार्ज करना, उसको क्या कहा जाता है? एलोकेशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द टोटल ओवर टाइम वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज्ड टू दैट डिपार्टमेंट. द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ a department, if separate meter are there, should be charged to that particular department only. यहाँ एक दो एग्जाम्पल से हम ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. क्या है? जो टोटल ओवर टाइम वेजेस है किसी पर्टिकुलर वर्कर्स के, तो वो पर्टिकुलर वर्कर्स किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो क्या होते हैं? ओवरहेड होते हैं. तो फुल अमाउंट जो है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ओवर टाइम वेजेस की, वो फुल अमाउंट उस डिपार्टमेंट को क्या की जाती है? चार्ज की जाती है. या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए अगर सेपरेट मीटर दिया है, तो उस मीटर को देखकर, उस मीटर का जो रीडिंग है वो उस मीटर का रीडिंग देखकर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल उस डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है. तो होल एटम ऑफ ओवरहेड, यानी कि होल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ओवरहेड चार्जिंग टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर और स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, जनरली इट इज कॉल्ड एज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स.